हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 4 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लैंडमार्क केस ऑफ ए.के. गोपालन वर्सेस द स्टेट ऑफ मद्रास 1950 डेल्ट विद। सो यहाँ पे ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिलेट करता है, मतलब ए.के. गोपालन केस किस लिए था बेसिकली। सो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज अंडर आर्टिकल 22। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि जो ये केस था ए.के. गोपालन केस, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज जो है अंडर आर्टिकल 22 उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए था। देन सेकंड जो है द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। ए.के. गोपालन केस हमें इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 की जो वायलेशन होती है इस चीज़ से भी रिलेटेड था ये केस, तो सेकंड भी होगा इसका आंसर। एंड थर्ड जो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि ए.के. गोपालन केस जो है इसमें जो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है इसको भी इंटरप्रेट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने। सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया इज करेक्ट। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यहाँ पे हमारा राइट स्टेटमेंट होगी इनमें से वो है, द स्पीकर और चेयरमैन हैज़ द फाइनल अथॉरिटी to decide whether a matter constitutes a breach of privilege and whether a privilege motion can be admitted। So यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फेंटानिल। सो फेंटानिल से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हैं फेंटानिल से रिलेटेड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है हमारी, it is a potent synthetic opioid drug significantly more potent than morphine। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ये एक पोटेंट सिंथेटिक एपॉइड ड्रग है। देन सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट इज़ अप्रूव्ड एज ए पावरफुल एंटीहिस्टामाइन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज ये जो है इसको एज ए पावरफुल एंटीहिस्टामाइन अप्रूव्ड नहीं किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ओनली 1 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्लड कैंसर। सो ब्लड कैंसर से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स एंड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, ब्लड कैंसर प्राइमरली अफेक्ट्स द प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्लड कैंसर होता है ये बेसिकली अफेक्ट करता है जो ब्लड सेल्स होते हैं बोन मैरो में, प्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड कैंसर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये बेसिकली क्या है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा ये तीनों ही एक टाइप है ब्लड कैंसर की, ब्लड कैंसर की टाइप है ये। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉज ऑफ ब्लड कैंसर इज लिमिटेड टू जेनेटिक फैक्टर्स ओनली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड हमारी इनकरेक्ट होगी बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स पे लिमिटेड नहीं है, दैट्स वाई। सो ये जो है स्टेटमेंट थर्ड हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट है, यहाँ से करेक्ट पूछ रहे थे, सेकंड करेक्ट है एंड फर्स्ट हमारी करेक्ट है। यहाँ पे ब्लड कैंसर जो है बेसिकली कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कि एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, सर्टेन केमिकल्स और वायरसेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड जो हो जाएगी हमारी, कह रहे थे कि जेनेटिक फैक्टर्स ओनली, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ओनली 2 बिकॉज 2 ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स थी। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देन एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन की गई है, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड राज्यसभा, वेयर एज द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली। सो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट इन सब के इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, वो कौन कौन से इलेक्शन है? लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे जो है अगर हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई और पंचायत हो गई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन द सेम मैनर एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट पूछ रहे थे, फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमारा आंसर होगा ओनली 2। सो ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिमूव करते हैं, प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। एंड जो ये बेसिकली प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट का, ये स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है दोनों ही हाउसेस में, यानी कि लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी, जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए होती है। दैट्स वाई यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट थी वो भी हमारी बिल्कुल करेक्ट थी, इसलिए आंसर होगा हमारा ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पे हमने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है। सो यहाँ पे अगर हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो स्टेटमेंट 1 है हमारी, द राइजिंग डॉलर इंडेक्स इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्गर US डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रहे हमने इनकरेक्ट बतानी, जो नॉट करेक्ट है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमने वो बतानी, तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। दैट्स में आंसर जो होगा ये हमारा नहीं होगा। राइजिंग डॉलर इंडेक्स, जो राइजिंग डॉलर इंडेक्स जो है बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो US डॉलर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है बाकी करेंसीज के मुकाबले में। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ये आंसर नहीं होगा हमारा। सेकंड स्टेटमेंट है द इंडेक्स इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द US फेडरल रिजर्व। सो अगर इसको हम बात करते हैं कि डॉलर इंडेक्स को डायरेक्टली कंट्रोल कौन करता है, सो इसको मैनेज करता है इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज जो है ये बॉडी डॉलर इंडेक्स को मैनेज करती है, US फेडरल रिजर्व जो है इसको कंट्रोल नहीं करता है। दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकंड हमारी इनकरेक्ट होगी। और हमने यहाँ क्या बताना है? जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द चाइनीज़ युआन इज़ इंक्लूडेड इन द इंडेक्स। सो यहाँ पे चाइनीज़ युआन जो है ये इस इंडेक्स में नहीं है, US डॉलर इंडेक्स का पार्ट नहीं है, US डॉलर इंडेक्स का पार्ट नहीं है चाइनीज़ युआन। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इस इंडेक्स की बात करते हैं कि US डॉलर इंडेक्स में कौन कौन सी मेजर करेंसीज़ हैं, सो कौन कौन सी मेजर करेंसी हमें देखने को मिलती है US डॉलर इंडेक्स में? सो जापानीज़ येन, ये 6 करेंसी हैं, 6 मेजर करेंसीज़ हैं। इसका नाम पता होना चाहिए आपको। एक तो US डॉलर खुद, देन यहाँ पे देखते हैं जो एक तो यूरो है, लार्जेस्ट वेटेज जो है वो यूरो का है, देन जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश कोराना एंड स्विस फ्रैंक। सो ये 6 करेंसीज़ जो हैं ये डॉलर इंडेक्स में आती हैं। कौन कौन सी 6 करेंसी? एक तो यूरो, जापानीज़ येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस फ्रैंक। देन यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट। हमने यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट बतानी थी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 एंड 3। सो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा 2 एंड 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। सो हमने यहाँ पे करेक्ट बताने कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी प्रिंसिपल्स हैं इनमें से। सो WTO के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हमने करेक्ट बताने हैं। सो स्टेट में अगर हम फर्स्ट देखें, सो प्रोटेक्शनिज्म नहीं कवर होता है, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म इसका एक सिद्धांत या इसका एक प्रिंसिपल नहीं है WTO का। दैट्स वाई ये फर्स्ट जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है फ्री ट्रेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड जो है ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। थर्ड है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे थर्ड जो है ये हमारा करेक्ट होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। देन फोर्थ है यहाँ पे सेटिंग ट्रेड कोटाज। सो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। फोर्थ भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट भी इनकरेक्ट है एंड सेकंड भी इनकरेक्ट है। बस हमारा एक ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ से करेक्ट ही पूछ रहे थे, तो सिर्फ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट जो है एक प्रिंसिपल है WTO का। सो यहाँ पे थर्ड जो होगा हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 1, बिकॉज इसमें से एक ही सही था। दैट्स वाई जो आंसर है वो होगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग ब्रीचेस that are considered as a breach of privilege in the context of parliament. So breach of privilege बताना है हमने इनमें से
करेक्ट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है प्रिवेंटिंग एन MP फ्रॉम अटेंडिंग अ सेशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है पब्लिशिंग फॉल्स रिपोर्ट्स अबाउट पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है कि फॉल्स रिपोर्ट्स जो हैं पार्लियामेंट्स प्रोसीडिंग्स के आगे पब्लिश कर देना। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है क्रिटिसाइजिंग एन MP's स्पीच इन अ पब्लिक फोरम। सो ये जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं है, दैट्स वाई थर्ड जो होगा ये हमारा इनकरेक्ट होगा। फोर्थ है थ्रेटनिंग एन MP टू इन्फ्लुएंस देयर वोट। सो ये भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। सो यहाँ पे फोर्थ जो होगा ये भी करेक्ट होगा, फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। हमने करेक्ट बताना है, आंसर होगा 1, 2 एंड 4। सो 1, 2 एंड 4 जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, मतलब 3 सही थे तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉम्पोनेंट्स ऑफ PM कुसुम और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। सो PM कुसुम से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे अगर हम देखें जो स्टेटमेंट 1 है इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पम्प्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। PM कुसुम का एक कंपोनेंट क्या है कि सोलर पावर एग्रीकल्चरल पम्प्स जो है उसको इंस्टॉल करना है। सेकंड है सोलराइजिंग एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड पम्प्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है सेटिंग अप डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स, डिसेंट्रलाइज्ड सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करना है। सो ये भी एक PM कुसुम का कंपोनेंट है। सो यहाँ पे तीनों ही जो है ये हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑल 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स इंप्रूव इन इंडिया। सो नेशनल मिशन कौन सा एडिबल ऑयल को इंप्रूव करने के लिए इंडिया में। सो यहाँ पे है ऑयल सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑयल सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड टेक्नोलॉजी। जो प्राइमरीली फोकस्ड है किया गया है वो किसको किया गया है, किस एरिया को किया गया है, इंप्रूव करना है ऑयल सीड प्रोसेसिंग को, उसकी कैपेसिटी को, ऑयल सीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी को, टेक्नोलॉजी को इंडिया में। जैसे कि ऑयल सीड्स हो गए कौन कौन से, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, पाम ऑयल हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो इसके अंडर कवर हो रही है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर था वो तो ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।